हेमा लिसनर्स आ चुकी है आप लोगों के लिए माफिया ट्रैप्ड वाइफ का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि इस वक्त रियांश जो कि जयशंकर त्रिपाठी के बाद से थोड़ा सा परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जयशंकर तिवारी अपने काम को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं और स्पेशली जब बात उनकी इज्जत पर आए तो रियांश उन दो लड़कियों को रिस्क में नहीं डाल सकते थे। इस वजह से नहीं क्योंकि उसमें से एक जिया की दोस्त थी और दूसरी जिया की फ्रेंड, बल्कि इस वजह से क्योंकि रियांश किसी भी मासूम की जान नहीं लेना पसंद करते थे और उन्हें ये काफ़ी गलत लगता है। और बात अगर लड़कियों की हो तो स्पेशली रियांश लड़कियों को लेकर के अपने दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। वो जिया की तरफ आते हैं और फ़ोन को साइड में रखते हुए उसके कंधे को पकड़ते हुए कहते हैं, जिया। लेकिन जिया जो अभी भी रोए जा रही थी, उसके हाथ पांव बुरी तरह से ठंडे पड़ गए थे। जिया के तो हाथ पांव तक ठंडे पड़ गए थे। रियांश तुरंत ही अपने वॉइस कमांड से एसी ऑफ करते हैं और जिया के ठीक सामने आकर बैठते हुए उसके कंधे को रब करते हुए कहते हैं, जिया रिलैक्स, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जिया जब अपने सर को ना में हिलाती है और उसके पूरे बाल जो कि आगे आ गए थे और वो अपने हाथों से बालों को पीछे करते हुए रियांश के चेहरे की तरफ देख कर कहती है, नहीं, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, पता नहीं वो क्या करने वाले। जिया को ये नहीं पता था कि जयशंकर तिवारी ने नेहा और शिवानी का जिक्र किया है। रियांश उसको देखकर कहते हैं, परेशान मत हो तुम, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। जिया जो कहती है, वो बड़े पापा हैं, वो बहुत पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकते हैं और उन्हें कैद करने का कोई फायदा नहीं है, पूरी यूपी की पुलिस उनसे डरती है। मुझे लगता है ना हम नहीं बचेंगे, मैं भी नहीं बचूंगी। और फिर उसे अचानक से याद आता है शिवानी का, जिसे आज वो सुबह भी कॉल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजनंदिनी जी बीच में आ गई थी। और फिर वो रियांश के हाथ को पकड़ती है और उनके हाथ में अपना हाथ देते हुए कहती है, आपको पता है मेरी ना शिवानी से भी इस समय बात नहीं हो रही और नेहा दीदी से भी। वो लोग तो ठीक होंगी ना, घर पर चाची भी हैं जो हमेशा मेरे फेवर में बात करती थी, मुझे तो उनके लिए भी डर लग रहा है। रियांश जिया की बात सुनते हुए अपने मन में ही कहते हैं, ये लड़की इतना एक्यूरेट अंदाज़ा कैसे लगा लेती है, अचानक से शिवानी और नेहा का जिक्र इसके दिमाग में कैसे आया। और जिया के ओवर थिंकिंग दिमाग में तो ऑलरेडी शिवानी और नेहा को लेकर की काफ़ी परेशानी उठ रही थी। वो रियांश की तरफ देखते हुए रिक्वेस्ट भरी टोन में कहती है, हाँ प्लीज़ उन दोनों को बचा लीजिए प्लीज़, मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मैंने तो गलती की है, उन दोनों ने तो कुछ भी नहीं किया ना। और मैं तो अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल भी इसी वजह से बनना चाहती थी कि नेहा दीदी को कोई प्रॉब्लम ना, अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मेरे सारे के इधर इधर पानी फिर जाएगा, मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी, प्लीज़। रियांश उसके गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, तुम इतना भरोसा कर सकती हो मुझ पर। क्या अभी तक इतना ट्रस्ट नहीं हो पाया कि मैं सब कुछ संभाल लूँगा। जिया जो अपने सर को हाँ में हिलाते हुए पूरे कॉन्फिडेंट वे में कहती है, आप पर ही तो ट्रस्ट है मुझे, आप हमेशा मुझे सारी प्रॉब्लम से बचा लेते, लेकिन इस बार बात मेरी नहीं है, बात मेरी दी और मेरी फ्रेंड की है, उसे बचा लेंगे ना। रियांश कहते हैं, अगर हार कर भी उन दोनों को बचाना पड़े तो ज़रूर बचाऊंगा। रियांश के कहने का मतलब था कि जयशंकर त्रिपाठी से हारना, और इसका मतलब इनडायरेक्टली यही था कि रियांश उन दोनों को जेल से रिहाई देने वाले थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर मामला दो लड़कियों का है और जयशंकर त्रिपाठी किसी भी हालत में उन दोनों पर तरस तो नहीं खाएंगे। अगर रात तक रियांश गलती से भी उन दो लड़कियों को नहीं ढूंढ पाए तो उन दो लड़कियों की जान भी जा सकती है, और उनमें से किसी एक की जान जाना तो निश्चित था और रियांश ऐसा नहीं होने दे सकते थे। और वो जिया के सर पर अपना हाथ फेरते हुए कहते हैं, मैं भी कुछ करता हूँ इसके लिए, तुम रोना बंद करो प्लीज़। जिया अपने सर को हाँ में हिलाती है और अपने आंसुओं को अपने हाथ से ही पोंछने लगती है, लेकिन रियांश उसके हाथों को पकड़ते हैं और फिर से उसकी आंखों के आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, मैंने खुद से प्रॉमिस किया था जिया, जब तुम मेरे पास रहोगी तो मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा। जिया जो कहती है, मैं भी रोना नहीं चाहती, लेकिन प्रॉब्लम्स मेरी ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होती हैं, मैं क्या करूं, शायद ऐसे ही मेरी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी रोते रोते, मैं खुशी डिज़र्व ही नहीं करती। रियांश उसकी बात को सुनते हुए तुरंत ही उठते हैं और अपने ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं।
आज तक रियांश ने कभी भी किसी से किया हुआ चैलेंज हारा तो नहीं था, लेकिन इस बार वो कोई रिस्क नहीं ले सकते थे, जिसकी वजह से वो पहली बार अपनी आंखें बंद करके खुद से ही कहते हैं, उन दोनों की जान मेरी ईगो से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस बार तो मैं आपको रिहाई दे रहा हूँ जयशंकर तिवारी, लेकिन आने वाले वक्त में आप बचने वाले तो नहीं हैं। बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं आप। थोड़ी देर में रियांश तैयार होकर के बाहर आ गए थे और वो तुरंत ही फ़ोन अपने हाथ में लेते हैं और जिया से कहते हैं, थोड़ी देर में वापस आता हूँ, तुम ख्याल रखना अपना। रियांश शो अपने रूम से स्टडी रूम की तरफ चले गए थे और वहीं स्टडी रूम के बालकनी एरिया में आते हुए वो कुणाल को कॉल लगा दिए थे। इस वक्त कुणाल जो उनके आने वाले नए मूवी के प्रोजेक्ट पर कुछ काम कर रहा था। रियांश का फ़ोन आते ही वो तुरंत ही फ़ोन रिसीव करते हुए कहता है, हेलो सर। रियांश उस तरफ से कहते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट काम है। कुणाल जो कहता है, हाँ सर बताइए। रियांश जो कहते हैं, जयशंकर त्रिपाठी को रिहा करवाओ। ये सुनकर कुणाल तुरंत ही फ़ोन को अपने दूसरे कान के साइड में लगाते हुए कहता है, सॉरी सर। कुणाल को बिलीव नहीं होता कि अचानक से रियांश को क्या हो गया है। वो जयशंकर त्रिपाठी को जेल से बाहर निकालने की बात क्यों कर रहे हैं। रियांश थोड़ा स्ट्रिक्ट लहजे में कहते हैं, मैं अपनी बात रिपीट नहीं करता कुणाल, बात समझ आ गई होगी तुम्हें। कुणाल जो कहता है, सर एक मिनट सर आप क्या उन्हें मरवाने वाले। कि तभी रियांश उसकी बात सुनते हुए हल्का सा स्माइल पास करते हैं और उसका जवाब देते हुए कहते हैं, इतनी जल्दी मौत नहीं मिलने वाली उन्हें। रियांश अग्निहोत्री को चैलेंज किया उन्होंने और फिलहाल तो 2 लड़कियों की धमकी देकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। रियांश अग्निहोत्री इतना भी खुदगर्ज नहीं है कि अपनी ईगो के चक्कर में किसी मासूम की जान जाने देगा। जितना कहा उतना करो तुम। और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर दिए थे। दूसरी तरफ कुणाल जो ये सुनकर हैरान हो गया था और वो फिर से कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, जयशंकर त्रिपाठी ने रियांश अग्निहोत्री को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। मरेगा वो, और इस बार बहुत बुरी मौत। और जब किसी के सर पर मौत तांडव करती है तो वो ऐसे रियांश अग्निहोत्री के सामने आकर के तांडव मचाना शुरू कर देता है। दोबारा वो तुरंत ही उसी नंबर पर कॉल कर देते हैं जिस नंबर से उनकी जयशंकर त्रिपाठी से बात हुई थी। वो फ़ोन तो वैसे ब्रिजेश का था और इस वक्त वो फ़ोन ब्रिजेश के पास पहुंच भी चुका था। रियांश जैसे ही कॉल किए थे उनका नाम उस पर शो करने लगता है। ब्रिजेश पहले तो चकराते हुए अपने बगल में खड़े कांस्टेबल से पूछता है, ये किसका नंबर है। वो कांस्टेबल जो उस नंबर को देखते हुए कहता है, वीआईपी नंबर लग रहा है सर, अब आप चेक कर लीजिए। वहीं वो ब्रिजेश जो फ़ोन के नीचे उस नाम को पढ़ते हुए कहता है, रियांश अग्निहोत्री। और फिर वो अपनी थूक गटक कर फ़ोन रिसीव करते हुए कहता है, हेलो कौन, कोई फेक नंबर तो नहीं है। रियांश इस तरफ से कहते हैं, मजाक करने का वक्त नहीं मेरे पास, जयशंकर तिवारी को फ़ोन दो। रियांश की कड़क आवाज़ सुन करके ब्रिजेश एक बार में ही पहचान गया था कि ये कौन है। वैसे भी मीडिया पर कई बार उनकी आवाज़ सुनाई दी थी, जिसकी वजह से वो अपनी जगह से खड़े होते हैं और लगभग दौड़ते हुए बाहर निकल जाते हैं, जिससे वहाँ के सारे पुलिस मेंबर भी एकदम से खड़े हो गए थे। समझ नहीं आ रहा था बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी कि आखिर कमिश्नर साहब को क्या हो गया। सब लोग ब्रिजेश को काफ़ी अजीब नज़र से देख रहे थे। वहीं ब्रिजेश आकर के उसी सलाखों के सामने खड़े हो जाते हैं जिसके अंदर इस वक्त जयशंकर तिवारी के साथ विश्वास जी कैद थे। वो फ़ोन को सलाखों की तरफ से ही अंदर करते हुए कहते हैं, आपका कॉल है साहब। विश्वास तो नहीं समझ पाए थे कि किसका कॉल है, लेकिन जयशंकर तिवारी जो विश्वास के पीठ पर थपथपाते हुए कहते हैं, काम हो गया। और ये बोलकर वो खड़े हुए थे और हल्का सा मुस्कुराते हुए काफ़ी धीरे कदमों से आगे बढ़ते हैं और फ़ोन को बहुत आहिस्ता अपने कान पर लगाते हुए कहते हैं, क्या बात है, काफ़ी जल्दी याद किया आपने हमें। रियांश भी बहुत कामली अपने एल्बो को रेलिंग पर टिकाते हुए कहते हैं, आपके साथ रिश्ता ही कुछ ऐसा है और ऊपर से आपकी हरकतें बार बार आपको याद करने पर मजबूर करा देती हैं। वही इस तरह से जयशंकर त्रिपाठी जो कहते हैं, वैसे आपके दिमाग में ज़्यादा वक्त मुझे रहने का कोई शौक़ नहीं है और मुझे लगता है कि ये मेरी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। रियांश उनकी बात सुनते हुए कहते हैं, उम्र ढल गई लेकिन दिमाग काफ़ी तेज़ है आपका। वैसे मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, बात ध्यान से सुनिए। अगर आपको इस कैद से बाहर जाना है तो सबसे पहले उन दोनों लड़कियों का एड्रेस मेरे पास पहुंचना चाहिए। पहले मेरे आदमी जाकर उन दोनों लड़कियों को अपने साथ लाएंगे, उसके बाद आपको आज़ादी मिलेगी। जयशंकर त्रिपाठी भी पूरे
सख्त लहजे में उनका जवाब देते हुए कहते हैं, ज़ुबान का बहुत पक्का इंसान हूँ मैं। और एक और बात, यहाँ पर मेरी आज़ादी होगी और दूसरी तरफ उन दोनों लड़कियों को आपके आदमी के हवाले कर दिया जाएगा। डील फाइनल? रियांश कहते हैं, मेरे साथ डील करने के स्टैंडर्ड नहीं है आपके। जयशंकर त्रिपाठी जो कहते हैं, वैसे आपको मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहिए क्योंकि ये जीत मेरे नाम हुई है। रियांश कहते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। आगे कहते हैं, मेरा आदमी पहुंच रहा है वहीं पुलिस स्टेशन में, आप उसे एड्रेस बताइए, बाकी सब मैं देखता हूँ। जयशंकर तिवारी भी दूसरी तरफ से कहते हैं, जी बिल्कुल दामाद जी, फ़ोन रखते हैं, उम्मीद करते हैं जल्द मुलाकात होगी आपसे। और ये बोलकर वो फ़ोन कट कर दिए थे। रियांश भी बहुत ही नॉर्मली फ़ोन कट करते हैं और दोबारा से फ़ोन को अपने पॉकेट में डाल लेते हैं। वैसे दूसरी तरफ से जयशंकर तिवारी को तो लग रहा था कि रियांश इस वक्त काफ़ी परेशान होंगे क्योंकि उन्होंने ये बाजी हार दी है, लेकिन रियांश तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल थे। उनके चेहरे पर एक भी शक्ल नहीं था, जैसे उन्हें पहले से ही जयशंकर तिवारी के इस मूव का पता हो। और वो हल्का सा मुस्कुराते हुए अपने आ रहे कुछ आगे के बालों को, जो कि हवा की वजह से बार बार उनके फोरहेड पर आ जा रहा था, उसे पीछे करते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए हवा को अपने चेहरे पर महसूस करते हुए कहते हैं, अब आप अपने सेफ जोन से बाहर आ रहे हैं। न जाने और कितने दिन की ज़िंदगी है आपकी, और अगर ज़िंदगी मिलेगी भी तो चैन की ज़िंदगी तो आपको नसीब नहीं होने वाले मिस्टर जयशंकर तिवारी। और फिर उन्हें जिया का ख्याल आता है, जो कि इस वक्त काफ़ी बुरी हालत में रो रही थी जब उसे अपनी दी और अपनी फ्रेंड का याद आया था। इस वजह से रियांश तुरंत ही उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। वैसे तो उनके पास अपना भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम था और दुबई में इतना बड़ा लॉस था जिसकी वजह से उन्हें उसकी पूर्ति करने के लिए भी जाना था। वहाँ पर बहुत सारे स्टाफ में अफरा तफरी मच चुकी थी और बहुत सारे रूमर्स भी फैल रहे थे, जिसकी वजह से रियांश का इस वक्त अपने एम्प्लॉयज़ के साथ होना ज़रूरी था। लेकिन यहाँ पर वो जिया को अकेला भी नहीं छोड़ सकते थे। वो जैसे अभी गैलरी से रूम की तरफ जाते, लेकिन तब भी उनकी नज़र नीचे की तरफ जाती है, जो इस वक्त खाना खा रही थी। रियांश नंदिनी जी की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए कहते हैं, रात तक आपका भी इंतज़ाम करता हूँ मैं। जिया इस वक्त रूम के बालकनी साइड एरिया में खड़ी थी क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ठंडी और अच्छी हवाएं चल रही थी। बारिश का मौसम था और ठंडी हवाएं जिया को काफ़ी अच्छा महसूस कराती थी। रियांश जो पीछे से आकर के उसके हाथ पर धीरे से अपना हाथ रखते हुए उससे कहते हैं, क्या बात है, परेशान हो? रियांश के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए जिया झटके से रियांश की तरफ देखते हुए कहती है, कहाँ चले गए थे आप? आपने कुछ मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? शिवानी और नियति, उनका कुछ पता चला क्या? रियांश कहते हैं, मिलना है उनसे? जिया तुरंत ही अपने सर को जल्दी जल्दी हाँ में लाते हुए कहती है, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ मुझे दोनों से मिलना है। उन दोनों ने मेरी बहुत हेल्प की है। अगर वो दोनों मदद नहीं करते तो मैं अपने घर से कभी भाग नहीं पाती। रियांश उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और उसकी कमर को अपने हाथ से धीरे से ग्रैब करते हुए कहते हैं, तब तो मुझे भी उनसे मिलकर उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जी अपने चेहरे को धीरे से उठाकर रियांश की तरफ देखते हुए पूछती है, और वो क्यों? उन्होंने मेरे लिए फेवर किया था, आपके लिए क्या कर दिया? रियांश उसके उड़ते हुए बाल को ठीक करते हुए कहते हैं, तुमने ही अभी कहा ना, अगर उन दोनों ने हेल्प ना की होती तो तुम अपने घर से भाग ना पाती, और अगर तुम घर से भागकर मुंबई नहीं आती तो मेरी गाड़ी से कैसे टकराती, मेरे प्रोडक्शन हाउस में काम कैसे करती, और फिर मेरी आदत कैसे बनती? जिया रियांश की आवाज़ सुनकर बहुत धीरे आवाज़ में कहती है, आदत बन गई हमें आपकी। रियांश पहले तो हल्का सा मुस्कुराते हुए काफ़ी रोमांटिक और काफ़ी सॉफ्ट लहजे में कहते हैं, आदत बन गई है मेरी। और वो थोड़ा पीछे जाते हुए कहते हैं, लेकिन काफ़ी बुरी आदत हो यार, जैसे मुझे सिगरेट की आदत है, काम करने की आदत है, बिल्कुल वैसे ही आदत। तुम्हारी आदत पड़ने की वजह से मैं स्ट्रेस में भी रहता हूँ, लेकिन फिर भी इस आदत से छुटकारा नहीं मिल रहा मुझे। जिया जो मजाकी तौर पर रियांश के गाल पर अपना हाथ धीरे से मारते हुए कहती है, कभी तो सीरियस हो जाया करिए आप। रियांश फिर से अपना चेहरा जिया की तरफ करते हुए उसकी तरफ थोड़ा आगे झुककर कहते हैं, एक बार और मारो। जिया हैरानी से अपने चेहरे को हल्का सा पीछे करते हुए कहती है, क्यों? रियांश कहते हैं,
इसी बहाने टच तो कर रही हो तुम मुझे। और अपनी गाल को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, मारो। अपना हाथ उठाकर काफ़ी तेज़ी में रेयांश की गाल की तरफ लाती है और फिर धीरे से बस अपने हाथ उनकी गाल पर रखते हुए कहती है, मैं मारने में बहुत स्ट्रांग हूँ। अगर मेरा एक थप्पड़ पड़ गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। दांत वात इधर उधर हो जाएंगे, खामखा शक्ल खराब हो जाएगी। फिर कोई लड़की आपको देखकर आपको ताड़ेगी नहीं बल्कि आप पर हंसेगी। रेयांश उससे कहते हैं, तुम्हारी फाइटिंग का बहुत चर्चा सुना है तुम्हारे मुंह से। अपनी तारीफ हमेशा अपने मुंह से करती रहती हो। एक दिन हम लड़ाई ज़रूर करेंगे और फिर देखते हैं कौन जीतता है। जिया जो धीरे से अपने हाथ ऊपर की तरफ उठाती है और रेयांश के गर्दन के पास अपने हाथ को ले आकर ग्रैब करते हुए कहती है, आप 2 मिनट में मेरा मूड अच्छा कर देते हैं। मैं अपनी बहन और अपनी फ्रेंड के लिए कितना परेशान थी और आप आए और सब कुछ भुलवा दिया। रेयांश कहते हैं, देख लो, ऐसे ही धीरे धीरे तुम खुद को भी भूल जाओगी। इतना ज़्यादा गुम कर दूंगा मैं तुम्हें खुद में। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और क्या होगा जयशंकर तिवारी का नेक्स्ट स्टेप। आइए जानते हैं कब मुलाकात होगी जिया, शिवानी और नेहा के एक दूसरे के साथ। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए माफियाज ट्रैप डिवाइस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ। मेरे प्यारे प्यारे लिस्टनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए माफियाज ट्रैप डिवाइस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि जिया और रेयांश एक दूसरे में बातें करने में व्यस्त थे। वहीं रेयांश को भी जिया का चेहरा देखकर सारी टेंशन वो पूरी तरह से भूल चुके थे और जिया को देखकर वो काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस कर रहे थे और उन्हें इस बात का भी कॉन्फिडेंस था कि नेहा और शिवानी दोनों को अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि रेयांश के आदमी जो अब काम पर लग चुके थे। वहीं अब धीरे धीरे बादल और तेज़ गरजने लगते हैं और बारिश का मौसम बनने लगता है। रेयांश जिया से कहते हैं, अंदर चलो। जिया जो रेयांश का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मुझे बारिश में नहाना बहुत पसंद है। वैसे भी मेरे अपने घर पर तो मुझे इसकी अलाउंस नहीं थी, आप प्लीज़ अलाउ करिएगा। रेयांश कहते हैं, अभी तुम ठीक नहीं हो, काफ़ी वीक हो और उसके साथ तुम्हें काफ़ी हद तक चोट भी लगी है और फिर पैरों में भी तो तुम्हारे जख्म है ना। इस वक्त बारिश के पानी में नहाना तुम्हारे लिए सेफ नहीं होगा। जिया जो कहती है, आप भी मेरे घर वालों की तरह। कि तभी रेयांश उससे कहते हैं, आइंदा से मुझे अपने घर वालों से कभी कंपेयर मत करना जिया। जो बस अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, ठीक है, हर बार मेरी गलती होती है। जिया जो उनकी बात सुनकर अपने सर को धीरे से हाँ मिलाते हुए कहती है, जी सॉरी। अब वो दोनों लोग रूम में आ चुके थे। जिया जो आ करके बस बेड पर बैठ जाती है और वो रेयांश को देखते हुए कहती है, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं होता है, मैं क्या दिन भर ऐसे घर पे बैठी रहूँगी। रेयांश उसकी तरफ देखकर कहते हैं, किसने कहा कि तुम्हें घर पर बैठना है। जिया जो कहती है, तो क्या आप अभी भी मुझे काम करने देंगे। रेयांश अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, एक नई मूवी बनने वाली है, अभी उसका सेटअप चल रहा है, जब ज़रूरत होगी तो तुम्हें हायर किया जाएगा। जिया जो कहती है, मुझे। रेयांश उसकी तरफ देखकर कहते हैं, क्या हुआ, नहीं करना है मूवी। जिया जो कहती है, मुझे ये मौका मिल रहा है बिना ऑडिशन के। रेयांश कहते हैं, आजकल इंस्टाग्राम के एडिट्स पर छाई हुई हो तुम्हें अगर अपने मूवी में लूँगा तो बजट भी ज़्यादा नहीं लगेगा और वैसे भी तुम्हें पैसा देने का मतलब है कि पैसा घर में ही वापस आएगा, तो इससे मेरा प्रॉफिट भी होगा और पब्लिक तुम्हारी मूवी को पसंद भी करेगी, सो डबल प्रॉफिट। जिया को पहले तो लगा था कि रेयांश उसके बारे में सोच करके ये बात बोल रहे हैं और उसकी खुशियों के लिए उसे मूवी दे रहे हैं, लेकिन जब रेयांश ने अपने प्रॉफिट की बात की तो जिया थोड़ा मुंह बनाते हुए कहती है, मैं समझ ही गई थी कि आप मुझे मूवी अपने फ़ायदे के लिए देंगे। रेयांश इस वक्त इस साइड में अपने टेबल और अपने चेयर पर बैठकर आराम से काम कर रहे थे। वो इस वक्त लैपटॉप में कुछ चीज़ों को पढ़ रहे थे। वहीं जिया उनकी तरफ देखते हुए कहती है, अगर आपका फ़ोन फ्री होगा तो मुझे बात करनी थी। रेयांश बिना उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम्हें किसकी याद आ रही है अब। जिया जो कहती है, अपनी फ्रेंड की याद आ रही है, एक दफ़ा बात तो करा दीजिए। जिया की बात सुनते हुए रेयांश जो बहुत रूड तरीके से उससे कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं किसी को कॉल करने की, चुपचाप से शांति से बैठी रहो और ज़्यादा मन हो रहा है तो अपनी मूवी देख लो। जिया जो कहती है, किसी और की देख लो। रेयांश जो कहते हैं, अपनी मूवी देखो ताकि नेक्स्ट टाइम एक्टिंग में थोड़ी और इम्प्लीमेंटेशन कर सको। और वो बैठ के थोड़ा करीब ही बैठे हुए थे, जिससे वो अपने टेबल पर रखे टैबलेट को जिया की तरफ फेंकते हैं और उसके साथ ही एयरपोर्ट्स भी उसको देते हुए कहते हैं, एंजॉय।
जिया धीरे से बुदबुदाते हुए कहती है, अपनी ही मूवी 50 बार देखूं क्या मैं। रियांश उसकी बात सुन तो लिए थे, लेकिन प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया है और वो अपने काम में ही व्यस्त रहते हैं। शाम का वक्त होता है और अब कॉलेज में वेदिका और वासना की भी छुट्टी हो गई थी। वो दोनों एक साथ ही बाहर निकल कर आ रहे थे। वासना जो कॉमर्स साइड से थी और वहीं वेदिका जो बायो साइड से। वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए बाहर की तरफ ही आ रहे थे कि तभी अचानक से वेदिका के शोल्डर पर कोई टैप करता है। वेदिका झट से पीछे मुड़ती है तो पीछे एक लंबा, दिखने में भी काफ़ी ठीक ठाक और हल्का डस्की रंग का लड़का खड़ा था, जो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाय, इतने दिनों बाद आई और मुझसे एक दफ़ा भी बात नहीं किया। वासना दोनों की दोस्ती को अच्छे से समझती थी और वो वेदिका से कहती है, तुम कर लो बात, मैं जाती हूँ गाड़ी में बैठने, वैसे भी भाई की गाड़ी आ गई होगी। वेदिका जो कहती है, पागल हो गई क्या? अगर मैं अकेले यहाँ पर रह गई तो फिर ड्राइवर पूछेंगे ना कि मैं कहाँ थी, इसलिए तू भी थोड़ी देर रुक जा। वेदिका जो अपने सामने खड़े लड़के को देखकर कहती है, तुम्हें क्या हो गया अचानक से? और वैसे भी अगर मैं बात नहीं की तो क्या कोई बहुत बड़ा इशू हो गया? मोहित अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहता है, बहुत बड़ा इशू हो गया मैडम। आपको पता है मेरा दिल बैठा जा रहा था इतने दिनों तक कि कहाँ चली गई अचानक से ये वेदू। वेदिका जो अपनी उंगली उसको दिखाते हुए कहती है, एक तो तुम मुझे वेदू उदू मत बुलाया करो, इस नाम से सिर्फ मेरी बहन वासना ही मुझे बुला सकती है और मेरे कुछ करीबी दोस्त। मोहित जो कहता है, तो मैं क्या उन करीबी दोस्त में नहीं आता? वेदिका जो उसे देखकर कहती है, एक काम करो, भाई बन जाओ मेरे, फिर तुम बुला सकते हो मुझे वेदू। मोहित जो 2 कदम पीछे जाते हुए कहता है, पागल हो गई हो गया तुम, और इतनी बड़ी सज़ा किस बात की दे रही हो? वेदिका जो कहती है, देखो तुम्हारे दिमाग में जो भी ख्याल चल रहा है ना मेरे लिए, देखो तुम्हारे दिमाग में जो भी ख्याल चल रहा है ना वो कभी पूरा नहीं होने वाला। मोहित जो उसको देखकर अपना बाल सेट करते हुए कहता है, वैसे कोई कह रहा था कि अब अगर लौटूंगी तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स के साथ आसपास सब लोग मेरे फ़ैन फॉलोइंग्स होंगे, सब लोग मुझे, वेदिका प्लीज़ मैम, प्लीज़ आप मुझे एक ऑटोग्राफ दे दीजिए, एक फ़ोटो मैम, इस तरह से बात करेंगे, लेकिन मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। वेदिका जो मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे पता था तो मुझे टॉन्ट करने के लिए बुला रहे हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी मोहित जो आकर के उसके सामने खड़े होते हुए कहता है, बात सुनो मेरी, वैसे तुम्हारे घर में जो लड़का भी रह रहा है गौरव, वो मेरा दोस्त है, मुझे उससे मिलने जाना है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकता हूँ? वेदिका ये सुन करके हैरान होते हुए कहती है, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है? मोहित जो कहता है, क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारे घर पर आने की बात कर रहा हूँ। वेदिका जो कहती है, दिमाग ना घुटने में चला गया तुम्हारे, मेरे घर पर क्या करोगे तुम? अगर भाई को पता चला ना, काट के फेंक देंगे तुम्हें। मोहित जो कहता है, यार रेयांश अग्निहोत्री हैं वो मुझसे क्यों काटेंगे, वैसे भी मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ,